वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान में की शिरकत। 1 लाख मुस्तफीदीन को 540 करोड़ रुपए की हाउसिंग से मुताबिक पहली किस्त की जारी। वजीर आजम ने मुस्तफीदीन से की बातचीत। कहा, हमने 10 साल गरीबों की तरक्की के लिए किए वक्फ। आज सबसे पहले दूर दराज के जंगलात में रहने वाले लोगों के बारे में सोचती है हुकूमत। छिहत्तरवां आर्मी डे। आज लखनऊ में आर्मी डे परेड का एहतमाम। फौजियों ने गैर मामूली बहादुरी और हौसलामंदी का किया मुजाहरा। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा, भारतीय फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। भारतीय महकमा मौसमियात मना रहा है अपने क़याम की 150वीं सालगिरह। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। कहा, 1875 से अब तक के अपने सफर में महकमा मौसमियात ने बहुत सी कामयाबियां की हासिल। और उत्तरायण हुए सूरज देवता अक़ीदतमंद मुक़द्दस घाटों में लगा रहे डुबकी। मुल्क भर में अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू का त्यौहार। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने हमवतनों को दी मुबारकबाद। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जनमन और मरकज़ की स्कीमों के इस्तेफ़ादा करने से बातचीत की। उनके तजर्बात सुने। वज़ीर आज़म ने 1 लाख मुस्तफ़ीदीन में 540 करोड़ रुपए तकसीम किए। हाउसिंग की पहली किस्त की रकम जारी कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, 2 माह के अंदर जनमन यात्रा ने 80,000 इंतहाई पसमानदा कबायली लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए। 30,000 लोगों को किसान सम्मान रकम दी और 40,000 लोगों के बैंक अकाउंट खोले। सरकार पीएम जनमन महाअभियान पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब समाज में कोई छूटे नहीं, हर किसी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। हमारे अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के भाई बहन देश के करीब करीब 190 जिलों में रहते हैं। सिर्फ 2 महीने के भीतर सरकार ने ऐसे 80,000 से ज्यादा अति पिछड़े मेरे जनजातीय परिवारजन, मेरे भाई बहनों को खोज करके उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया, जो अब तक उन तक पहुंचा ही नहीं था। इसी तरह सरकार ने अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के करीब 30,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ा है। तालीम, फरोग, हुनरमंदी और एंटरप्रेन्योरशिप के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज ओडिशा में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन प्रोग्राम में शिरकत की। पीएम जनमन का आगाज 15 नवंबर 2023 को कबायली फख्र के दिन के मौके पर किया गया था। इसका मकसद आखिरी सिरे पर मौजूद आखिरी आदमी को बाइख्तियार बनाना है। पीएम जनमन का बजट 24,000 करोड़ रुपए है। इनमें महफूज रिहाइश, पीने के साफ पानी, बेहतर तालीम, सेहत और ग़िज़ाइयत, बिजली, सड़कें, मवासलात और पायदार माश के मौक़े जैसी सहूलियात की फराहमी भी शामिल है। भारतीय फौज आज अपना 76वां दिन मना रही है। इस मौके पर लखनऊ में आर्मी डे परेड का एहतमाम किया गया। ये दूसरा मौका है कि दिल्ली के बाहर आर्मी डे का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। परेड के दौरान भारतीय फौज के बहादुरी अवार्ड जीतने वालों को भी एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर फौजियों ने पैराग्लाइडिंग भी की। प्रोग्राम में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने फौज की बेमिसाल हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरहद पर चौकसी के साथ दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। पश्चिमी सीमाओं पर जम्मू और कश्मीर के हालात नियंत्रण में हैं, परंतु पिछले कुछ महीनों से राजौरी पूंछ के क्षेत्र में आतंकवादी हरकतों में बढ़ोतरी देखी गई है।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर बना हुआ है, लेकिन घुसपैठ के प्रयासों से यह स्पष्ट है कि सरहद पार आतंकी ढांचा अभी भी बरकरार है। घुसपैठ की कोशिशों को हमारी सेना ने पूरी सतर्कता से विफल किया है। जम्मू और कश्मीर के भीतरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने लगातार कड़े प्रयासों के परिणाम स्वरूप इंसाफ में काफ़ी कमी आई है। और आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि फौज ने शुमाल मशरक में अमन बहाल करने में भी अहम किरदार अदा किया है। पूर्वोत्तर में पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ महत्वपूर्ण शांति समझौते तथा शांति वार्ता हुई है, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में सकारात्मक विकास हुआ है। सरकार की प्रोएक्टिव पॉलिसीज ने शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मणिपुर में सरकार की सक्रियता और भारतीय सेना के प्रयासों से स्थिति पर काबू पाने में सफलता मिल रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी डे के मौके पर तमाम बहादुर फौजियों और उनके अहले खाना को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। हर भारतीय फौजी की हिम्मत, जुरात और बहादुरी से न सिर्फ वाकिफ है बल्कि उनके तई शुक्रगुजारी का जज्बा भी रखता है। भारतीय फौज ने हमेशा ही मुल्क की हिफाजत की है और इसके लिए बेशुमार कुर्बानियां भी दी हैं। तमाम हमवतनों की तरफ से मैं भारतीय फौज को सलाम और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और भारतीय महकमा मौसमियात भी अपने क़याम की 150वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और मरकजी वजीर किरण रिजिजू समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट का एक किताबचा भी जारी किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि महकमा मौसमियात ने 1875 से अब तक अपने सफ़र में कई कामयाबियाँ हासिल की हैं। Celebrating 150th years of IMD, a legacy of service, ist in the annals of our nation's scientific progress. And that progress at the moment is incremental and exponential. Today, a robust system ensures a predictable mechanism for financing not just response, but mitigation, preparedness, and recovery. मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि वजीर आज़म मोदी की क़यादत में भारतीय महकमा मौसमियात जदीद तरीन सहूलियात का इस्तेमाल करते हुए काबिल सताइश काम कर रहा है। IMD has been able to mold itself as a world-class national meteorological service that uses latest technological tools for monitoring, prediction, and warning of extreme weather and climate events that occur over and around the country, and thereby helping the nation to build resilience against risk related to the disasters and the climate change. Under the inspiring leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, my ministry is leaving no stone unturned to complement the efforts of IMD by providing all the resources necessary for the smooth working of IMD. और बीएसपी सरबराह और उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला मायावती ने समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी के सरबराह ने अपोजिशन के इंडी इत्तेहाद के ताल्लुक से बहुजन समाज पार्टी के लोगों को गुमराह करने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदला है। इससे बीएसपी वालों को चौकस रहना होगा। इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। कई दौर की मीटिंग के बाद भी भारतीय इत्तेहाद में सीटों की तकसीम के हवाले से इत्तफाक़ राय कायम नहीं हो पा रहा है और इत्तेहाद के लीडरों के दरमियान बयानबाजी हो रही है। इंडी इत्तेहाद में सीटों की तकसीम पर जारी कशमकश पर बातचीत करते हुए सीनियर बीजेपी के सीनियर रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने इसे बेमेल इत्तेहाद करार दिया और कहा कि 2024 में मोदी हुकूमत 400 से ज्यादा सीटों के साथ दोबारा वापस आ रही है। गठबंधन कभी चलने वाला था क्या? मालूम है क्या?
वो कितना भी गठबंधन बना लें, जनता 24 में नरेंद्र मोदी जी को 400 के पार कराएगी। और रोज बरोज जिस तरह की उनकी राजनीति हो रही है, जनता और गुस्सा करेगी, चिढ़कर देश को और मजबूत बनाएगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दिल्ली फिसादात के मुलजिम शर्जील इमाम की दरख्वास्त जमानत पर रॉज एवेन्यू कोर्ट में फैसला 22 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। शर्जील इमाम जनवरी 2020 से जेल में है। शर्जील ने इस बुनियाद पर जमानत का मुतालबा किया है कि वो यूएपीए के तहत मुजरिम साबित होने पर 7 साल की सजा का निस्फ काट चुके हैं। शर्जील को पहले सीएए के खिलाफ इश्ताल-अंगेज तकरीर करने पर गिरफ्तार किया गया था। बाद में उस पर भी यूएपीए के तहत उमर खालिद, आसिफ इकबाल, तन्हा, नताशा नरवाल, सफूर अजगर और दीगर के साथ दिल्ली फिसादात की वसी तर साजिश के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था। और बीजेपी आज से मुल्क भर में वॉल पेंटिंग मुहिम शुरू कर रही है। दिल्ली में इस मुहिम का आगाज करते हुए बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये मुहिम बूथ सतह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पेंटिंग के जरिए लोगों को मोदी हुकूमत को दोबारा मुंतखब करने की तरफ राग़िब किया जाएगा। आज से हमारा देश भर में दीवार लेखन का कार्यक्रम, वॉल राइटिंग का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार इस स्लोगन के साथ देश भर के हर एक बूथ पर वॉल राइटिंग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस दीवार लेखन में अपने आप को आत्मसात करे, जोड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। एक अफसोसनाक खबर, साहित्य अकेडमी इनाम याफ्ता उर्दू के मशहूर मारूफ शायर मुनव्वर राना का इंतकाल हो गया है। हरकत कल्ब बंद होने की वजह से वो कल रात इस दार फ़ानी से कूच कर गए। उनकी पैदाइश 26 नवंबर 1952 को रायबरेली में हुई थी। उन्हें माटी रत्न सम्मान से भी नवाजा गया था। मुनव्वर राना ने अपनी खूबसूरत शायरी के जरिए कई दहाइयों तक नौजवान नस्लों के दिलों पर राज किया। वैसे तो उनकी तमाम शायरी ही काबिल तवज्जो रही, लेकिन वो खुसूसन माँ की शायरी के लिए काफ़ी मशहूर हुए। उन्होंने माँ की अजमत, माँ के रुतबे, माँ की दुआओं और माँ के लिए अपने एहसासात को जिन खूबसूरत अल्फाज के पैकर में ढाला है, वो अपनी मिसाल आप हैं। मिसाल के तौर पर ये चंद अशार के तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। या दीगर अशार में जिंदगी ताश के पत्तों की तरह है मेरी, और पत्तों को बहरहाल बिखर जाना है। अपने खूबसूरत लहजे से नौजवान नस्ल की आबियारी करने वाले ये शायर भले ही अब हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन माँ की अजमत के गुणगान वाले ये शायर बिखरते रिश्तों के इस दौर में हमेशा नौजवान नस्ल के दिलो दिमाग में माँ की अजमत के अनमिट नक़ूश सब करते रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मशहूर शायर मुनव्वर राना के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर कहा कि उन्हें मुनव्वर राना जी के इंतकाल से दुख हुआ है। उन्होंने उर्दू अदब और शायरी में ग्राक़द्र खिदमात सर अंजाम दी। उनके अहल खाना और मद्दाहों से ताज़ियत, उनकी रूह को सुकून मिले। आगे बढ़ेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में मालूमात देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म वो हैं जिनके सामने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तमाम काम होंगे। इसके अलावा मुल्क के हर इलाके और हर तबके के लोगों को इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया है। गर्भगृह में गरिमामय उपस्थिति जिनके सम्मुख सब काम होगा, वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, सभी ट्रस्टीज, लगभग 150 से भी अधिक परंपराओं के संत, धर्माचार्य, आदिवासी, गिरिवासी, समुद्र तटवासी, द्वीपवासी, जनजाति परंपराओं के संत महात्मा, भारत में जितने प्रकार की विधाएं हैं, मैं अगर ये कहूं, आप जिस विद्या को भी सोच सकते हैं, उसके श्रेष्ठ जन
आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होकर तमाम रसूमात 21 जनवरी तक जारी रहेंगी। इसके अलावा 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में नस्ब किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि कल 16 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। पूजन विधि के लगभग सभी कार्य 21 जनवरी तक चलेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम आवश्यक पूजन विधि है वो होगी। जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो आप सब जानते हैं पत्थर की है। हमारे अनुमान से 150 किलो से 200 किलो के बीच में उसका वजन होगा। खड़ी प्रतिमा 5 वर्ष का बालक का स्वरूप 18 जनवरी को प्रतिमा गर्भगृह में अपने आसन पर खड़ी कर दी जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कबल मुल्क भर के मंदिरों में सफाई मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने रायपुर में राम मंदिर की सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर कॉम्प्लेक्स की तस्वीर शेयर की हैं। मंदिर के अंदर की खूबसूरती और शान शौकत नई तस्वीर में देखी जा सकती है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के मुजस्मे तराशे गए हैं। दरमियान में सुनहरी दरवाजों की रौनक भी नजर आ रही है। साथ ही मंदिर के बाहर की शान शौकत भी बेहद दिलकश है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी को अयोध्या शहर में होनी है। जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है, अवाम में जोश खरोश भी बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए तलबा ने भगवान राम के अजीमुशान मंदिर की शक्ल की रंगोलियां बनाई। आइए देखते हैं रंगोली बनाने वाले तलबा का क्या कहना है। हमारे नामा निगार तापस भट्टाचार्य की इस रिपोर्ट में। अयोध्या एक तरह से सज धज के तैयार है और आज यहाँ पे कुछ बच्चे आए हैं, फाइन आर्ट्स के बच्चे, जो तैयार कर रहे हैं यहाँ पे ये भव्य भगवान राम की जो ये मंदिर है उसका एक स्वरूप दिया जा रहा है, एक बनाया जा रहा है। बुरादा यूज किया जा रहा है, कहीं कहीं पे सैंड यूज किया जा रहा है, रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और देख सकते हैं आप बेहतरीन ये काम किया जा रहा है। ये बच्चे अलग अलग जगह से आए हैं, कुछ दिल्ली से, कुछ मथुरा से, कुछ बिहार से, लेकिन मकसद एक ही है कि भगवान राम के इस भव्य मंदिर को जिस तरीके से सजाया जा रहा है उसका ही एक रूपांतरण यहाँ पे किया जाए। मेरे साथ बात करने के लिए है, आपका नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर शुक्ला। त्र्यंबकेश्वर, मुझे ये बताइए ये कैसे ये आइडिया आया कि इस तरीके का बेहतरीन एक आर्ट फॉर्म आप लोगों को दिखाना चाहते हैं? कुछ दिन से प्लान कर रहे थे रंगोली का, कुछ नया करते हैं, तो ये हुआ कि रामलला आ रहे हैं, तो फिर घाट पे यही प्लान किया कि रामलला आ रहे हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट पहले स्केच किया, फिर उसके बाद उसको पेपर पे उतारा, फिर टीम रेडी की, फिर आ गए। मेरे साथ एक बच्ची यहाँ पे है। मैम, आप काम कर रही थी यहाँ पे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन थोड़ा बताइए, बहुत एक्साइटेड आप देख रहे थे, आप अंदर से आपकी फील आ रही थी? सर, ये भैया अयोध्या से और हम सीता मैया के साइड बिहार से है, जो मिथिलांचल है। मिथिला की संस्कृति और सभ्यता ये कि छोटी छोटी भी पर्व और फेस्टिवल्स होते हैं तो अर्पण बनाया जाता है, रंगोली बनाया जाता है। ये रंगोली में ही हम, और भैया की ये आइडिया है जो हम राम मंदिर में राम और सीता प्रवेश जो कर रहे हैं, नए घर में, नए भवन में, नए मंदिर में जो प्रवेश कर रहे हैं, उसको हम अपनी भावनाओं को इसमें चित्रण के रूप में प्रदर्शित करने का पूरा प्रयास किया है। देख सकते हैं हम, बहुत शानदार आप लोग काम कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें आप लोग यूज कर रहे हैं? सर, इसमें डस्ट है और सैंड है और लकड़ी का जो बुरादा होता है वो यूज किया हुआ है। इमोशनल हो जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे काम कर रहे हैं इमोशनल हो जा रहे हैं, और बहुत क्यों ना, मौका ही ऐसा है, दस्तूर भी ऐसा है और सब भगवान राम का स्वागत करने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन संजय जेना के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की पूजा के लिए खुसूसी पुजारी भी मुकर्रर किए गए हैं और उन्हें खुसूसी तरबियत भी दी जा रही है। राम मंदिर के महंत मिथिलेश नंदनी शरण पूजा की तरबियत दे रहे हैं। डीडी न्यूज के नुमाइंदे निखिल सिंह ने इस मौजू पर मिथिलेश नंदनी शरण महाराज से खुसूसी बातचीत की।
श्री अयोध्या धाम सजकर तैयार है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और उसके साथ ही साथ जो भव्य दिव्य नव मंदिर बन रहा है उसमें पुजारियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरह से ये जो पूजा पाठ अर्चन है उसको आगे लेकर जाना है। उसके संदर्भ में विशेष बातचीत करने के लिए मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस विषय में। और जो पुजारियों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे किस आधार पर उनका चयन किया गया है और प्रशिक्षण में क्या कुछ है। मुख्य दो आधार हैं। किन आधार पर चयन किया गया है इसको एक वाक्य में तो कहना कठिन है, पर वो अर्चक जो श्री रामलला की अर्चना में होंगे और उनकी अष्टयाम पूजा संपादित करेंगे, उनकी आचार निष्ठा और उनकी पात्रता। पात्रता का अर्थ है कि भगवान के मंत्र से दीक्षित हों, सदगुरु के द्वारा दीक्षित हों, सुयोग्य गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की हो, वेद के मंत्रों का, आगम के सिद्धांतों का स्वाध्याय करने, उसको समझने में सक्षम हो। निष्ठा का अर्थ यह है कि जो कुछ आचार, जो कुछ निर्देश उनके लिए हैं, वह लोगों के सम्मुख हों चाहे एकांत में हों, उसका यथावत पालन करने की उनके भीतर दृढ़ता हो। ये दोनों बातें देखी गई हैं। पुजारी जो भगवान का आराधन करते हैं उसमें से बहुत सारा अंश आराधन का पर्दे के भीतर होता है। ये वही तय करते हैं कि उन्होंने उसे कितनी साधुता, कितनी सुचारुता से किया है, और ये तब संभव होता है जब कोई व्यक्ति अपने चरित्र के प्रति निष्ठावान हो और उस पर जो कुछ भी फर्ज हो, जो कुछ भी उसका दायित्व हो, उसका यथावत पालन कर सके। तो निष्ठा और पात्रता, दो बातों का विचार करके उनका चयन किया गया है। एक बात ये जानना चाहेंगे कि कितने पुजारी हैं आपके श्री राम मंदिर में जो पूजा करेंगे, और उनको क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या किस चीज़ के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं? कितने पुजारी हैं ये बात तो निश्चित करना कठिन है। अभी 21 प्रशिक्षु हैं जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। आगे तीर्थ क्षेत्र को कितने अर्चकों की आवश्यकता होती है, इसके आधार पर वो अपनी नई प्रक्रिया करेंगे और चयन करेंगे। तो आज कोई पहले से निर्धारित संख्या उस बारे में नहीं है। दूसरी बात, प्रशिक्षण उन्हें क्या दिया जा रहा है, तो एक अर्चा पद्धति भगवान की, श्री सीताराम जी की और बाल रूप श्री राम जी की वहाँ पर प्रबंधित करके दी गई है। वो पहले से विद्यमान पद्धति है वेद उपनिषद की, शास्त्रों की, उसको श्री राम जी की दृष्टि से उनकी इस मंदिर में पूजा की। जैसे अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि इसमें नई दृष्टि क्या है। नई दृष्टि ये है कि वहाँ रामलला हैं, बाल रूप राम जी विराजमान हैं। तो बाल रूप राम जी विराजमान हैं तो बालकोचित सेवा क्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखा गया है। जो अयोध्या की उपासना परंपरा है जिसमें भगवान की बाल रूप की छवि है, तो बाल रूप का भोग क्या है, उसकी आरती, उसके वस्त्र, उसकी व्यवस्था, और इसके साथ साथ उसमें जो वेद शास्त्र की परंपरा है, भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन दिव्य गुणों का कैसे उनकी सेवा में ध्यान रखा जाना है, इन बातों का विचार करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो आपने सुना मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज, उन्होंने बताया कि चूंकि यहाँ का जो विग्रह है वो बाल रूप में है प्रभु श्री राम का, रामलला का अर्चन पूजन किस तरह से होगा, उसके लिए जो प्रशिक्षु है उनको इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से उनकी सेवा होगी, किस तरह से उनकी पूजा होगी। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। नाज़रीन, मकर संक्रांति का त्यौहार आज मुल्क के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है। अकीदतमंद घाटों पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर सबको मुबारकबाद दी। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। और तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस 4 रोज़ा त्यौहार के पहले दिन लोग सुबह में सूरज को अपनी फसलें नजर करते हैं। दूसरी तरफ पोंगल के दिन लोग अपने घरों के बाहर गन्ने से बने पंडालों के नीचे रिवायती मिट्टी के चूल्हे पर रंगीन बर्तनों में दूध, चावल, मूंग की दाल, गुड़ और घी मिलाकर खाना बनाते हैं। घरों के बाहर रंग बिरंगी रंगोली भी बनाई जाती है। आम के पत्तों से तोरण भी तैयार किए जाते हैं। मरकजी वजीर और साबिक वजीर आला सरबानंद सोनोवाल ने ज्योति कोची में अपनी रहायशगाह पर माघ बिहू मनाया। इस दौरान मरकजी वजीर ने पहले की तरह माघ बिहू मेजी जलुआ की रस्म अदा की। परंपरा है, सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा है और असमिया लोगों का पहचान
हमारे जो हर साल जो हम त्योहार मनाते हैं, जो फेस्टिवल मनाते हैं, इससे अपना पहचान बनते हैं, क्योंकि ये हमारे पुरखों ने हजारों साल से चले आए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो किसान के जीवन से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।